हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ के आगे से। लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था कि सिग्नल फ्लो ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, जिससे आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी बनेगी कि आप न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के या फिर उससे रिलेटेड चीजों के। तो सबसे पहले हमने देखा था सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर कुछ चीजें, जैसे मैंने देखा था फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ का मतलब यह था कि अगर आपका कोई इनपुट है और कोई आउटपुट है, उस तक जाने के लिए आपको कोई भी रास्ता मिल रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, स्ट्रेट मिले या हो सकता है लूप के थ्रू मिले, लेकिन इनपुट से लेकर के आउटपुट तक जब आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है कि आप पूरा रास्ता उसको कवर कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ। सिमिलरली मैंने आपसे बात की थी लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स का मतलब होता है कि वो ऐसी नोड, मतलब ऐसी ब्रांच जो किसी सेम नोड से स्टार्ट होकर के सेम नोड पे खत्म हो जाए। जरूरी नहीं कि वो एक नोड के ऊपर ही हो, क्योंकि आज जो मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा उसमें काफी तरीके के लूप्स आपको देखने को मिलेंगे और उससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे अपन आइडेंटिफाई करें फॉरवर्ड पाथ क्या है, लूप्स क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था टू नॉन टचिंग लूप्स के बारे में। टू नॉन टचिंग लूप्स के बारे में ये क्या थे? ऐसे लूप जो आपस में टच नहीं कर रहे थे, ऐसे लूप जो आपस में टच नहीं कर रहे थे। फिर हमने ये देखा था मेसन्स गेन फॉर्मूला के अंदर कि टू नॉन टचिंग के अलावा हमारे पास तो थ्री नॉन टचिंग्स भी थे। ठीक है, थ्री नॉन टचिंग का मतलब है कि ऐसे तीन लूप जो आपस में टच नहीं कर रहे हो, जिनसे हम क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं, या फिर डेल्टा 1 2 एंड अप टू के। अब डेल्टा 1 2 और के की बात यह थी कि जब तक जिस फॉरवर्ड पाथ में आप उसको मतलब कैलकुलेट कर रहे हो, जिस फॉरवर्ड पाथ को आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसके अंदर वो लूप्स नहीं होने चाहिए, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। और जब मैं ओवरऑल डेल्टा की बात कर रहा था तो मैं सारे के सारे लूप्स को कंसीडर करता था। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं यहां पर। तो ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं। मेरे समझाने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही है या गलत हैं। पॉज करके आप बनाएं, फिर उसको चेक करें। तो यहां पर अपन बात करेंगे फॉरवर्ड पाथ के बारे में, ठीक है, लूप्स के बारे में कौन कौन से हैं, और नॉन टचिंग लूप्स के बारे में। टू नॉन टचिंग लूप्स कौन से हैं, या थ्री नॉन टचिंग लूप्स अगर हैं तो कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉरवर्ड पाथ के बारे में। इस डायग्राम को आप देखेंगे जिसमें इनपुट क्या है आपका R और आउटपुट क्या है आपका C। ठीक है, आउटपुट क्या है यहां पर आपका C। यहां से आपको इनपुट से लेकर के आउटपुट तक बेसिकली जाना है। तो कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? देखिए यहां पर एक एरो दिख रहा है आपको, ठीक है, उसके बाद ये एरो इधर गया, ये इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से गया, और फिर मैं आउटपुट पे पहुंच गया। तो मैं फॉरवर्ड पाथ में बोल सकता हूं कि मेरा जो फॉरवर्ड पाथ है वो है 1 2 एंड 3। तो पहला फॉरवर्ड पाथ हो गया आपका 1 2 3। ठीक है, नोटेशंस के साथ में लिख रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि कौन कौन से फॉरवर्ड पाथ इसके अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ की। ये हो गया आपका 1 2 एंड 3। नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ सिमिलरली आपका क्या होगा? यहां से आप चलेंगे, 4 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे और आउटपुट की तरफ पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ हो गया आपका 4 5 एंड 6। सिमिलरली कोई और फॉरवर्ड पाथ आपको इसमें दिख रहा है? दिख रहा है तो बताएं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? फॉरवर्ड पाथ क्या है? अगर मैं यहां से चलता हूं, 1 पर जाता हूं, 2 पर जाता हूं, उसके बाद 8 पर आ जाऊं, 5 पर चला जाऊं, 6 पर चला जाऊं और आउटपुट पर चला जाऊं, तो मैं क्या बोलता हूं? 1 2 8 5 एंड 6। तो एक और फॉरवर्ड पाथ मुझे मिला 1 2 8 5 एंड 6। सिमिलरली ऐसा कोई और भी फॉरवर्ड पाथ मुझे मिल रहा है? यस, देखिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, 4 के ऊपर से जाता हूं, 5 के ऊपर से जाता हूं, देन 7 के ऊपर से जाता हूं, उसके बाद 2 पर जाऊंगा, देन 3 पर जाऊंगा, देन आउटपुट। तो कौन सा मिला मुझे? 4 5 7 2 एंड 3। यहां पर मुझे मिला 4 5 7 2 एंड 3। क्या और कोई फॉरवर्ड पाथ इसके अंदर आपको नजर आ रहा है? कोई भी फॉरवर्ड पाथ अगर आपको इसके अंदर नजर आ रहा है तो आप बता सकते हैं मुझे। तो इस तरीके से हमारे को यहां पर 4 फॉरवर्ड पाथ मिलते हैं, जिसमें मैंने देखा 1 2 3 मिलता है, 4 5 6 मिलता है, 1 2 8 5 6 मिलता है, एंड 4 5 7 2 3 मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लूप्स कौन कौन से मिलते हैं मुझे। लूप्स क्या होते हैं? जब कोई भी नोड, मतलब कोई भी ब्रांच किसी एक नोड से, सेम नोड से स्टार्ट होकर के सेम नोड पे टर्मिनेट हो जाती है, उसको मैं लूप बोलता हूं। तो सबसे पहले आप यहां देखें, यहां से स्टार्ट करते हैं, 2 पे जाते हैं, इस नोड पे पहुंचते हैं, 9 पे वापस आ जाते हैं। तो ये मेरा जिस नोड से स्टार्ट हुआ वहीं आकर के खत्म हो गया। तो पहला लूप क्या हुआ? 2 9। सेकेंड लूप सिमिलरली इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहां पर चलते हैं, ठीक है,
मतलब इस नोड को कवर करते हुए वापस आएंगे, 5 पे गए, 10 से घूम कर आए, वापस 5 पे पहुंच गए, तो दूसरा लूप क्या हो गया आपका 5 10। तीसरा लूप अगर है तो बताएं। तीसरा लूप मेरा ये है, मान लीजिए मैं इसी नोड से स्टार्ट करने वाला हूं, सेम नोड से, इस वाले नोड से स्टार्ट करने वाला हूं, यहां से मैं गया 2 देन 8 देन 5 देन 7, तो ये मेरे पास लूप बना 2 8 5 7। थर्ड लूप हुआ 2 8 5 एंड 7। और कोई लूप आपको यहां पर दिख रहा है? नहीं। तो ये 3 लूप्स मेरे पास हैं, 4 फॉरवर्ड पाथ हैं। अब बात करते हैं 2 नॉन टचिंग लूप्स की। 2 नॉन टचिंग लूप्स कौन से होते हैं? अब टोटल लूप्स कितने हैं? ये रहे L1 L2 और एक ये बीच वाला L3। तो इसमें 2 नॉन टचिंग लूप्स क्या होंगे? L1 एंड L2। तो 2 नॉन टचिंग में कौन कौन सा आ जाएगा? L1 एंड L2। और 2 नॉन टचिंग का लूप का गेन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जो भी गेन यहां पर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें। तो पहला गेन क्या है आपका 2 9 और दूसरा क्या है 5 10। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी और इसकी जो भी वैल्यू होगी आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। अभी मैं सिर्फ डिनोट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 9 एंड 5 10। ये 2 ऐसे लूप हैं जो आपस में क्या है? नॉन टचिंग लूप्स कहलाएंगे। 3 नॉन टचिंग लूप्स, टोटल लूप्स ही 3 है, 1 2 3, लेकिन क्या है 1 वाला 3 से अटैच है, 3 वाला 2 से अटैच है, तो 3 नॉन टचिंग लूप्स यहां पर इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली नहीं होंगे। अब इस क्वेश्चन के हम मोशन गेन फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहें तो बहुत आराम से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली हैं। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। यहां पर भी हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां पर फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं, लूप्स कितने हैं, नॉन टचिंग लूप्स अगर 2 हैं या 3 हैं तो कितने हैं, हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉरवर्ड पाथ की बात करता हूं, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ देखने का मैंने आपको बताया है कि हमें इनिशियल पॉइंट देखना पड़ता है, दैट मींस आर देखना होता है, और फाइनल पॉइंट देखना होता है जहां तक हम जाना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से मैं चलता हूं, ये पॉइंट को मैंने 1 ही नाम दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली इस पॉइंट पे यहां से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के मैं यहां तक पहुंच जाता हूं, जिसका कोई भी गेन यहां पर नहीं है। हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट से चालू करता हूं, 1 देन 2 देन 3। तो सबसे पहला मेरा फॉरवर्ड पाथ आ गया मेरे पास 1 2 एंड 3, ठीक है। अगर ये गेन यहीं पर होंगे, अगर इस लाइन का गेन 1 है, इस लाइन का गेन 2 है, इस लाइन का गेन 3 है, तो फॉरवर्ड पाथ को मैं इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करूंगा। इसका जो गेन होगा ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 3, दैट मींस ये हो जाएगा 6। लेकिन यहां पर मैं आपको रास्ता समझा रहा हूं, वे समझा रहा हूं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैं इन्हें गेन नहीं मान के जस्ट मैं एक नोटेशंस प्रोवाइड करा रहा हूं कि आप किस तरीके से चलेंगे। अदरवाइज गेन की बात करेंगे तो ये 6 होगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा रास्ता इसी पॉइंट से लेकर के मुझे उस पॉइंट तक पहुंचना है, सी तक पहुंचना है, तो मैं लूंगा 4 5 एंड 6। तो सेकंड मेरा फॉरवर्ड पाथ जो होगा वो निकलेगा ब्रांच नंबर 4 से, ब्रांच नंबर 5 से, ब्रांच नंबर 6 से। वापस से आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसका गेन कैलकुलेट करूंगा, दैट मींस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये टोटल गेन होगा इस फॉरवर्ड पाथ का, जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है। लेकिन मैं यहां पर आपको सिर्फ नोटेशन समझा रहा हूं। अगर मैं थर्ड फॉरवर्ड पाथ की बात करूं तो देखिए इस पॉइंट से चलना है मुझे 1 देन 7 देन 6, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं 1 देन 7 देन 6, तो ये भी एक फॉरवर्ड पाथ कहलाएगा। अगर इसके बाद में नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ की बात करता हूं जो कि होगा 4 देन 8 देन 3, 4 8 एंड 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 8 एंड 3। अब मैं देखता हूं और फॉरवर्ड पाथ की तरफ। तो नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ मुझे देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आना पड़ेगा। इस पॉइंट पे आने के बाद मैं क्या करता हूं, देखता हूं कहां कहां जा सकता हूं। तो मैं इस पहले एक रास्ता अपनाता हूं, मैं 1 के ऊपर गया, यहां पर आने के बाद अब मैं 2 पे जा सकता था, 7 पे जा सकता था, 9 पे नहीं जा सकता क्योंकि 9 मेरे पास रिवोल्ट आ रहा है। मैंने क्या करा, यहां पर गया इस रूट पे, ठीक है। उसके बाद मैं 2 पर आ गया, यहां पर आने के बाद मेरे पास एक तो 9 वाला रास्ता था, एक 3 वाला रास्ता। 3 वाला मैं अपना चुका हूं, 9 वाला मैं यूज नहीं कर सकता इस लाइन के लिए, पर्टिकुलर इस लाइन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस लाइन से जाकर के ऊपर वापस आऊंगा तो ये नोड क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, जो मुझे रिपीट नहीं करना है। तो मतलब मैं ये रास्ता भी नहीं ले सकता, ये मैं ले चुका हूं। अब मैं दूसरा रास्ता अपनाता हूं 7 वाला। तो देखते हैं 7 पे मैं इस तरीके से घूम करके आया, यहां पहुंच गया। यहां के बाद मैं इधर जा सकता था जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं 176, इसको मैं अभी कैलकुलेट नहीं करना चाहता, मैं नया रास्ता देखना चाहता हूं। अब मेरे पास क्या रास्ता है, यहां तो मैं 5 पे जा नहीं सकता, वो तो आ रहा है, 10 पे जा सकता हूं। चलिए 10 पे चल के देखते हैं। ये मैं 10 पे पहुंचा इस तरीके से, ये आपस में टच थोड़ी है। इसके बाद मेरे पास क्या रास्ता मिलता है मुझे, 8, मुझे ये 8 मिला, 8 मिलने के बाद मुझे यहां 3 मिला, और 3 मिलने के बाद मुझे यहां आंसर मिला। तो मैं बोल सकता हूं मैं चला हूं 1 7 10 8 3, तो मैं यहां लिख देता हूं 1 7 10 8 एंड 3। वापस से चेक करते हैं, 1 7 10 8 एंड 3, तो ये एक रास्ता मेरा ही होगा। सिमिलरली एक और रास्ता मुझे इस 4 पे मिल रहा होगा, देखते हैं वो कैसे मिलता है। 4 4 के बाद 8 8 के बाद 9 9 के बाद 7 7 के बाद 6, तो चलिए लिखते हैं इसको 4 देन 8, 4 4 के बाद 8 8 के बाद 9
यहां आया 9 पे आया, 9 के बाद 7 7 7 7 के बाद 6, 9 के बाद 7 एंड देन 6। तो यहां पर मेरे पास टोटल फॉरवर्ड पाथ हो गए हैं 6। सिर्फ एक चीज मैंने पिछले ग्राफ से चेंज करी है, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, सिर्फ एक चीज चेंज होने की वजह से मेरे ये जो फॉरवर्ड पाथ्स हैं इनमें कितना चेंज आ गया है। चलिए अब लूप्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला लूप मेरा यही है जो कि पहले भी यही था, दैट इज L1। L1 क्या हो जाएगा, लूप 1, जो कि मैं इस पॉइंट से चालू करके इस तरीके से मूव करता हूं देन वापस आ जाता हूं। लूप के लिए मैंने आपको बताया था आप जिस नोड से स्टार्ट करते हैं उसी नोड पे आपको खत्म होना होता है। अब वो नोड कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि सेम नोड के ऊपर हो जाए या इस तरीके से ट्रेवल करके वापस आ जाए, तो ये भी लूप है, ये भी लूप है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होकर के घूम करके वापस आ रहा हूं। कहां से रास्ते से यूज कर रहा हूं, 2 and 9। तो पहला लूप हो गया मेरा 2 9। सेकेंड लूप में इसको लेता हूं, इस पॉइंट से चालू करता हूं, 5 पे गया और घूम करके 10 से वापस आया, तो ये मेरा हो जाएगा 5 10। दूसरा लूप क्या हो गया, 5 and 10। थर्ड लूप मेरे पास क्या है, दैट इज L1। ये हो गया आपका L2। अब हो जाएगा आपका L3 क्या होगा, देखिए इस नोड से चालू करते हैं, 2 पे गए, 8 पे आ ही नहीं सकते। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 7 पे गए, 7 के बाद 10 आओ, 10 के बाद 8 आओ, 8 के बाद 9 आओ, बिल्कुल यहां से लेते हैं। हम इस नोड से स्टार्ट करते हैं, 7 10 8 एंड 9। तो मैं यहां बोल सकता हूं 7 10 8 एंड 9। वापस से बार बार बता रहा हूं आपको, ये मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूं किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ये इसका गेन नहीं है। गेन का मतलब होता है यहां पे जितने भी गेन्स होंगे इस चारों ब्रांचेस में, यहां 4 ब्रांच हुई ना, 7 10 8 9, इन चारों ब्रांच के ऊपर जो भी गेन होगा इन सबका आपको क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। अगर ये 7 10 8 9 है तो हो जाएगा 7 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 9, ये आपका फाइनल गेन होगा किसी पर्टिकुलर लूप का। अब बात करते हैं 2 नॉन टचिंग लूप्स के बारे में। 2 नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, ऐसे 2 लूप जो आपस में टच नहीं कर रहे। तो कौन से लूप हैं, L1 होगा और L2 होगा, L3 इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि L1 L3 के साथ अटैच्ड है, L2 L3 के साथ भी अटैच्ड है। तो यहां पर 2 नॉन टचिंग लूप में कौन कौन से आ जाएंगे, L1 एंड L2। और इनके लूप को कैसे लिखते हो आप, इनके गेन को कैसे लिखते हो, L1 का जो गेन निकला है और L2 का जो गेन निकला है उन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। तो L1 का गेन है 2 इंटू 9, मतलब अगर मैं इसको गेन मान लेता हूं 2 इंटू 9 18, और L2 का गेन है 5 इंटू 10 50। तो L1 और L2 इन दोनों के गेन को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 18 इंटू 50 ये आपका L1 और L2 कहला जाएगा। अभी मैं यहां पर लिख देता हूं 2 9 एंड 5 10। इसको आप एक ही काउंट करेंगे। 2 नॉन टचिंग लूप कितना है यहां पर, एक। 3 नॉन टचिंग लूप की बात करें तो यहां पर टोटल ही 3 लूप्स हैं, लेकिन वो आपस में क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो इसलिए मैं यहां पर 3 नॉन टचिंग लूप्स को कैलकुलेट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं कैलकुलेट करूंगा L1 और L2 को, जो कि 2 नॉन टचिंग में आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे इसमें मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाना है, तो फॉरवर्ड पाथ मेरे पास है, लूप्स मेरे पास हैं, 2 नॉन टचिंग या 3 नॉन टचिंग है ही नहीं, तो 2 नॉन टचिंग मेरे पास है। तो अब मैं यहां पर मेसन्स गेन फॉर्मूला लगा सकता हूं। जितने भी फॉरवर्ड पाथ मेरे पास आए कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 फॉरवर्ड पाथ के लिए मुझे 6 डेल्टाज निकालने पड़ेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 4 5 6। क्योंकि मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मेसन्स गेन का फॉर्मूला जो था, आउटपुट अपॉन इनपुट C अपॉन R, दैट इज इक्वल्स टू P1 डेल्टा 1, या फिर मैं इसको बोल देता हूं PI डेल्टा I, समेशन ऑफ PI डेल्टा I, जहां पर I की वैल्यू है 1 to K मान लीजिए, अप टू K, और अपॉन डेल्टा, डेल्टा क्या है, ओवरऑल डेल्टा, जहां पे सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर 6 फॉरवर्ड पाथ आपको लेने हैं, 3 लूप्स हैं और एक नॉन टचिंग लूप है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेसन्स गेन फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें आप बात करेंगे फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, लूप्स कितने हैं, और 2 नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं, 3 नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ की बात करते हैं। देखिए इनिशियल पॉइंट मतलब इनपुट R है और आउटपुट C है। यहां पर जब मुझे पहुंचना है तो कितने तरीकों से मैं पहुंच सकता हूं, देखिए सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 7 8 5 9 10। तो पहला क्या आया, 7 8 5 9 10, ये पहला फॉरवर्ड पाथ आया। सेकंड फॉरवर्ड पाथ जब मैं ऐसे गया था, अब मैं यहां से भी तो आ सकता हूं, तो क्या हुआ, 7 3 10। तो नेक्स्ट मुझे मिला 7 3 10। थर्ड फॉरवर्ड पाथ यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंच जाता हूं, यहां से स्टार्ट किया, नीचे गया, यहां पहुंच गया, तो इससे ओनली 1, तो ये थर्ड हो गया। ठीक है, और भी कोई फॉरवर्ड पाथ है, देखिए फॉरवर्ड पाथ देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहां पहुंचता हूं, यहां मेरे पास ये रास्ता है नहीं, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां आता हूं तो भी यही रास्ता है, यहां आता हूं तो भी यही रास्ता है। तो यहां पर और भी कोई फॉरवर्ड पाथ बेसिकली नहीं बन रहा है। तो यहां पर बेसिकली 3 ही फॉरवर्ड पाथ रहने वाले हैं। अब बात करते हैं लूप्स के बारे में। तो लूप्स क्या है, यहां पर
देखिए ये क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके की मिस्टेक्स कर सकता हूं। अगर ये आप नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से लूप होते हैं, कौन से फॉरवर्ड पाथ होते हैं, ठीक है, कौन से 2 नॉन टचिंग है, कौन से 3 नॉन टचिंग है, और आप मे भी गलती कर दें। तो सबसे पहले लूप ये वाला लूप है, देखिए इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है 5 देन 6, तो पहला लूप क्या हो गया मेरा 5 6। सेकंड लूप है 3 एंड 4, तो सेकंड लूप हो गया मेरा 3 4। थर्ड लूप है मेरा यहां से गया 1 एंड देन 2, वापस पहुंच गया 1 2। ये तीन तो मुझे साफ साफ दिख रहे थे, इसके अलावा कोई लूप आपको दिख रहा है? यस। अगर आप इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो 8 5 9 एंड 4, यस 8 5 9 एंड 4। इसके बाद यहां से बात करते हैं इस पॉइंट से, देन 7 3 10 एंड 2, तो एक और हुआ 7 3 10 एंड 2। अब भाई सर तीनों हो गए, ये दोनों हो गए, अब क्या, अब बड़ा वाला भी तो लो, 7 8 5 9 10 एंड 2, तो क्या बना मेरे पास 7 देन 8 देन 5 5 के बाद आ जाइए 9 देन 10 एंड देन 2, 9 एंड देन 10 एंड देन 2, तो टोटल लूप कितने हुए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल कितने लूप्स है मेरे पास यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 6 लूप है। अब बात करते हैं इनमें से 2 नॉन टचिंग लूप्स कौन कौन से है, तो मैं यहां नाम देता हूं। देखिए 2 नॉन टचिंग लूप समझने के लिए आपको यहां पर डिनोट करना पड़ेगा। ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3, सिर्फ ये वाला ब्लॉक है L4, सिर्फ ये वाला ब्लॉक है L5, और ये पूरा जो ब्लॉक है दैट इज L6। तो यहां पर आप देखिए L1 और L2 आपस में कहीं पे टच है, टच मतलब इनका कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रहा, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 नॉन टचिंग लूप्स के अंदर सबसे पहला आ जाता है L1 L2, L1 एंड L2। और क्या है, L1 को L3 के साथ कंपेयर करो ना, पहले 1 पकड़ा है तो 1 को 2 के साथ करा, 1 को 3 के साथ, तो वो भी नॉन टचिंग में है, 1 एंड 3, L1 L3। L1 को L4 के साथ करो, L1 यहां पर है, L4 यहां पर है, बिल्कुल आएगा, देन L1 एंड L4। सिमिलरली L1 को L5, यहां पर देखिए ये नोड जो है रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से 6, अगर L1 को L6 से कंपेयर करेंगे तो भी ये नोड रिपीट्स हो रहे हैं, तो यहां पर L1 यहां पर खत्म होता है। तो 3 L1 के साथ 3 ऐसे लूप है जो नॉन टचिंग होते हैं। L2 के साथ चेक करते हैं, L2 के साथ L1 तो हो चुका है, L2 के साथ L3 नहीं हुआ है, तो L2 L3 पहला तो ये रहा। अब L2 को 4 के साथ कंपेयर करो, टच है, 5 के साथ कंपेयर करो, टच है, 6 के साथ कंपेयर करो तो भी टच है, 3 को 1 के साथ हो चुका, 3 को 2 के साथ ये L2 L3 हो चुका है, 3 4 टच्ड है, 3 एंड 5 ये टच नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर आ जाएगा L3 एंड L5। और L3 और L6 टच हैं क्योंकि 6 तो ओवरऑल लूप है ना, 3 हो चुका, 4 को करिए 5 के साथ तो ये वाली नोड टच हो रही है, देखिए ये नोड 4 और 5 में कॉमन है, तो 4 को करिए 1 2 3 के साथ हो चुके हैं, 5 के साथ कर लिया, 6 उसके साथ कॉमन हो गया, 5 को सबके साथ हो चुका है, 6 के साथ हो चुका है, 6 सबके साथ हो चुका है। तो 2 नॉन टचिंग लूप कितने आ गए, 4। पहला L1 L2, L1 L3, L1 L4, L2 L3, अच्छा 1 2 3 4 5 आ गए, और फिफ्थ इज L3 L5। तो अब मैं यहां पर देखता हूं क्या यहां पर 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं, यस यहां पर 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं, L1 L2 एंड देन L3। तो यहां पर हो जाएगा L1 L2 L3 इज 3 नॉन टचिंग लूप्स। इसके अलावा कोई ऐसे 3 नॉन टचिंग लूप्स यहां पर नहीं बनते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट कि आपने ये देखा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ या मेसन्स गेन फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ को आइडेंटिफाई करना होता है, लूप्स को फाइंड आउट करना होता है, 2 नॉन टचिंग को फाइंड आउट करना होता है, 3 नॉन टचिंग को फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये लास्ट एग्जांपल है जो मैं आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहता हूं। तो इसमें भी अगर फॉरवर्ड पाथ की बात की जाए, दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। तो इनपुट से आउटपुट जाने के लिए एक रास्ता तो आपको ये स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पाथ मेरा हो गया 1 एंड 2, ये 1 एंड ये 2 फॉरवर्ड पाथ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या और भी कोई फॉरवर्ड पाथ इसके अंदर आ रहा है? यस। अगर मैं यहां से 1 पे चलता हूं, 3 पे चलता हूं और आउटपुट पे पहुंच जाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1, 3। और कुछ आ रहा है? और मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहां पर ये वापसी आ रहा है, ये आगे जाता है, यहां पर चलते हैं तो यही आगे जाता है और ये आगे जाता है, ये तो वापसी आ जाता है। तो बेसिकली यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 फॉरवर्ड पाथ हुए। अगर मैं लूप्स की बात करता हूं तो यहां पर लूप्स कितने हैं? तो यहां पर लूप्स देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा, एक तो ये वाला पॉइंट, यहां से मैं चलता हूं 2 एंड देन 4, तो पहला लूप हुआ 2 4, ठीक है। और क्या कर सकता हूं, 2 से 4 पे पहुंच गया, और मेरे पास क्या रास्ता है, 2 5 और 1, बिल्कुल है। या फिर मैं 1 से ही कैलकुलेट कर लूं, 1 2 एंड 5, तो मैं बोल सकता हूं 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5। और क्या है, तीसरा लूप अगर मैं देखना चाहूं तो इस पॉइंट से मैं वापस चलता हूं, पहले तो मैंने 2 4 लिया था, अब मैं ले लेता हूं 3 एंड देन 4, तो तीसरा क्या हो गया, 3 4। 3 कॉमा मत लगाइए क्योंकि कॉमा मैं इसके बाद लगा रहा हूं,
3 एंड 4। 3 एंड 4 के बाद मुझे एक लूप और दिखाई दे रहा है। पहला लूप हुआ ये, दूसरा लूप हुआ ये, तीसरा लूप हुआ मेरा ये, और चौथा लूप हुआ यहां से गए 1 देन 3 एंड देन 5। तो हुआ 1 3 एंड 5। तो यहां पर मेरे पास 4 लूप्स हो गए। टू नॉन टचिंग लूप्स की बात करते हैं। देखिए पहला लूप ये था, ठीक है, दूसरा लूप था आपका ये वाला, तीसरा लूप था ये वाला, और चौथा लूप था ये वाला। तो ये सारे के सारे लूप आपस में एक दूसरे के ऊपर ही बन रहे हैं, इसमें कोई ना कोई नोड रिपीट हो ही रहा है। तो आप बोल ही नहीं सकते हैं कि यहां पर कोई 2 नॉन टचिंग लूप्स आपको मिलेंगे। तो यहां पर टोटल 2 फॉरवर्ड पाथ हैं और टोटल 4 लूप्स हैं, नॉन टचिंग नहीं है, ना ही 2 और ना ही 3। चलिए अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैंने वैसे आपको जनरली पहले भी कराया हुआ है, जिसमें मैंने 2 रेजिस्टेंस एंड 2 कैपेसिटेंस लिए थे। बार बार मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए उठा रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सके कि हर तरीके से जब भी हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो आज इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे 3 तरीकों से। पहले मैं ब्लॉक डायग्राम से करूंगा और नेक्स्ट 2 मेथड से मैं करूंगा सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू। सिग्नल फ्लो ग्राफ में मैं 2 बार इसलिए बनाना चाह रहा हूं क्योंकि मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जब आप एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ को बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि वो यूनिक बने या एक जैसा बने। अलग अलग स्टूडेंट्स इसको अलग अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इस ग्राफ पे हम या इस सर्किट पे हम पहुंचे थे तो हमने इसको 2 तरीके से सॉल्व किया था, एक केसीएल से और एक केवीएल से। यहां पर मैं वापस से केसीएल से सॉल्व करता हूं। केसीएल से जब मुझे इसे सिस्टम को सॉल्व करना होता है तो मेरे को यहां पर इस नोड पर एक वोल्टेज को लेट करना होता है। तो मैं यहां पर एक वोल्टेज लेट कर लेता हूं, दैट इज V1T। ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा, एक वोल्टेज को लेट कर लिया। अब मैं यहां पर केसीएल लगाने वाला हूं। केसीएल किस नोड पे लगाऊंगा, जिस नोड पे मैंने वोल्टेज V1 को लेट किया है। जब भी मैं वोल्टेज को लेट करता हूं तो मैं मानता हूं कि यही सुपीरियर वोल्टेज है, यही सबसे ज्यादा वोल्टेज है, चाहे कंपेयर टू इधर चाहे कंपेयर टू इस तरफ। ठीक है, अब केसीएल क्या बोलता है, किसी भी नोड पे आने वाले और जाने वाले सारे करंट का जब मैं सम कर देता हूं तो वो क्या हो जाता है, इक्वल्स टू 0। तो मैं देखता हूं इस ब्रांच के अंदर जो करंट आ रहा है, और बेसिकली करंट कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल्स टू आई, और ओम्स लॉ हमें पता है, देन I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहां पर क्या वोल्टेज है, इस वाली वोल्टेज को अगर मैं इस वोल्टेज से माइनस कर दूं तो ये इस ब्रांच की वोल्टेज हो जाएगी, और सुपीरियर क्या है, V1T। तो मैं यहां बोल सकता हूं V1 और T को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, S में। सारे टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। V1S माइनस VIS डिवाइडेड बाय R प्लस, अब मैं इस ब्रांच के करंट की बात करता हूं। इस ब्रांच में क्या करंट चल रहा है, क्योंकि यहां पर वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है इसको मैं क्या मान करके चलता हूं, अर्थ मान करके चलता हूं, मतलब 0 मान करके चलता हूं। तो यहां पर जो वोल्टेज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, V1S डिवाइडेड बाय 1 अपॉन CS। यहां पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है या जो इंपीडेंस लगा हुआ है दैट इज 1 अपॉन CS। नेक्स्ट प्लस, अब इस वाले ब्रांच के करंट की बात करते हैं। इस वाले ब्रांच का जो करंट आने वाला है वो इस वाली वोल्टेज और इस वाली वोल्टेज का डिफरेंस होगा, जिसमें सुपीरियर वोल्टेज V1 है। तो मैं बोलूंगा V1S माइनस, यहां पर जो वोल्टेज थी वो V0 ही थी, तो ये हो जाएगी V0S डिवाइडेड बाय R शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इस पूरी इक्वेशन में से मैं क्या करता हूं, V1 को बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि V1 मुझे आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो V1 को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो पहले मैं इस इक्वेशन में देखता हूं V1 कहां है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये सारे V1 को मैं एक साथ ले लेता हूं, V1S, और इसके साथ जो जो चीजें हैं उनको मैं यहां पर मतलब कॉमन में ले लेता हूं। तो 1 अपॉन R यहां पर था, प्लस 1 अपॉन CS। एक बार मैं एज इट इज रख रहा हूं, फिर उसके बाद मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, और आगे है 1 अपॉन R, ये सब है प्लस के अंदर। ठीक है, माइनस ये वाली चीज बच गई है मेरे पास, माइनस हो गया है VIS डिवाइडेड बाय R। मैंने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इज दिस वन, V0S डिवाइडेड बाय R शुड बी इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो ये है मेरे पास V1S, जिसके ब्रैकेट में मेरे पास था R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन CS, जो कि ऊपर जाके CS बन जाएगा, और प्लस 1 अपॉन R। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 अपॉन R प्लस CS प्लस 1 अपॉन R शुड बी इक्वल्स टू, दो चीजें जो कि माइनस में थी अब मैं इस इक्वल के उस तरफ लेकर के जा रहा हूं, दैट इज V1S माइनस V0S अपॉन R। ये हो जाएगा, अगर मैं 1 अपॉन R बाहर ले लेता हूं तो क्या बचेगा, VIS माइनस V0S। तो ये आ जाएगा VIS माइनस V0S। इस तरीके से मैं इसे सॉल्व करूं। अब यहां पर मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा V1S शुड बी इक्वल्स टू R आ जाएगा यहां पर एलसीएम, ये बचेगा 1 प्लस RCS प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R VIS माइनस V0S। ठीक है, यहां से क्योंकि ये R
एक सेकेंड, ये इक्वल में नहीं था, ये मल्टीप्लाई में था, VIS मल्टीप्लाइड में, ये R और ये R आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं फाइनली बोल सकता हूं कि V1S जो मेरा है ये हो जाएगा VIS माइनस V0S, और जो इससे मल्टीप्लाई में था ये चीज RCS प्लस 2, ये क्या हो जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, तो अपॉन RCS प्लस 2 अपॉन RCS प्लस 2। तो एक तो इक्वेशन मेरे पास ये आई जब मैं KCL से इसे सॉल्व करता हूं, और एक इक्वेशन में अभी और निकालने वाला हूं। तो सेकंड इक्वेशन को निकालने के लिए अब चलते हैं वापस उसी इक्वेशन के ऊपर। यहां पर मैं KCL लगा चुका हूं। अब बात करते हैं इस वाले नोड के ऊपर। इस वाले नोड पे जो वोल्टेज होने वाली है, ठीक है, इस वाले नोड पे जो बेसिकली वोल्टेज होने वाली है उसको मैं किस तरीके से कैलकुलेट करता हूं, उसको मैं करूंगा वोल्टेज डिवाइडर रूल से कैलकुलेट। तो अगर मुझे यहां पर V0T चाहिए, आउटपुट चाहिए, क्योंकि इनपुट तो मेरा VI था, ठीक है, अब मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए, V0T चाहिए। अगर मैं V0T को यहां पर निकालने की कोशिश करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये वाली वोल्टेज मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और अपॉन में इन दोनों का सम। ये वोल्टेज डिवाइडेशन रूल है जो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके होंगे, और मैंने ये लास्ट जब ये क्वेश्चन कराया था तब भी इसी तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिखने वाला हूं, दैट इज V0S should be equals to 1 upon CS into V1S, 1 upon CS into V1S upon R plus 1 upon CS, upon R plus 1 upon CS। यहां पर थोड़ा सा इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका V1S, ये है आपका 1 upon CS, यहां पर आ जाएगा LCM, तो ये बन जाएगा RCS plus 1 upon CS। आपको पता है ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या बनता है, V1S मल्टीप्लाइड विद, ये ऊपर गया कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा 1 अपॉन RCS प्लस 1, दैट इज V0S। अब मेरे पास यहां पर क्या हो गई, फाइनल दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशन से अब मैं क्या करता हूं, ब्लॉक डायग्राम फटाक से बना लेता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं, V1 कैसे आता है, V1 आता है जब मैं VIS को मल्टीप्लाई करता हूं 1 अपॉन RCS प्लस 2 से, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ना कि VIS जो है आपका मल्टीप्लाई है 1 अपॉन RCS प्लस 2 के साथ। ये एक ही तो बात होती है, अगर मैं इसके नीचे लिख दूं या फिर इसको अलग लिख दूं, एक ही बात होती है। तो मैं बोलता हूं VIS को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 अपॉन RCS प्लस 2 से। तो मैं यहां पर एक डायग्राम बनाने वाला हूं, मतलब ब्लॉक डायग्राम बनाने वाला हूं, जिसमें ये वैल्यू मेरी आई है VIS, जो कि मल्टीप्लाई हो गई है यहां पर 1 अपॉन RCS प्लस 2 के साथ, RCS प्लस 2 के साथ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब क्या फाइनल इक्वेशन आती है आपके पास, माइनस V0 1 अपॉन RCS प्लस 2। अब यहां पर क्या होने वाला है, एक समर लगने वाला है। ये वैल्यू थी प्लस की, ये वैल्यू थी आपकी आई थिंक माइनस की, बिल्कुल माइनस वैल्यू है। यहां पर V0 की जो वैल्यू होगी, ये आपका V0 होगा, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम चीज से 1 अपॉन RCS प्लस 2 के साथ, और ये V0 ही है, ठीक है। अब ये पूरी इक्वेशन मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, इन दोनों से माइनस होकर के आपको बनता है V1S। तो यहां से दोनों से माइनस होकर के ये जो आंसर निकला दैट इज V1S, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन में देखता हूं, V1S को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 अपॉन RCS प्लस 1 से, तो मुझे मिल जाता है V0। चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो यहां पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 अपॉन RCS प्लस 1 से, तो इसके आउटपुट में मिल जाता है V0, और यही आउटपुट मेरा यहां पर नीचे जा रहा है, ये V0 ही मेरा यहां पर नीचे जा रहा है। तो ये फाइनल आपका ब्लॉक डायग्राम बन गया पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर ये मेरा क्या है, फीडबैक सिस्टम है, कौन सा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, GS अपॉन 1 प्लस GS HS, जहां पर GS की वैल्यू क्या है 1 अपॉन RCS प्लस 1, दैट इज GS, एंड HS क्या है 1 अपॉन RCS प्लस 2, ये आपका फाइनल HS कहलाता है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, GS क्या है 1 अपॉन RCS प्लस 1, 1 अपॉन RCS प्लस 1 अपॉन 1 प्लस GS HS। तो यहां पर मैं करता हूं सबसे पहले 1 प्लस GS 1 अपॉन RCS प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन RCS प्लस 2। HS की वैल्यू यहां पर मेरे पास 2 थी। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्व करने के लिए ऊपर तो मेरे पास यही रहेगा RCS प्लस 1, और नीचे इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा RCS प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद RCS प्लस 2 एंड प्लस 1, और अपॉन में आ जाएगा RCS प्लस 1 इंटू RCS प्लस 2।
RCS प्लस 1 अपॉन RCS प्लस 2, RCS प्लस 1 से RCS प्लस 1 यहां पर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल इक्वेशन ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन मिलेगी RCS प्लस 2 डिवाइडेड बाय दिस, ये हो जाएगा RCS प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद RCS प्लस 2 एंड प्लस 1। ये एज इट इज मेरे पास यहां पर सॉल्व हो चुका है। ये जो ब्लॉक डायग्राम निकला है, ये जो ब्लॉक निकला है, ये किसका ब्लॉक है? अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करके एक ही ब्लॉक बना दूं, तो अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों ब्लॉक को एक ही ब्लॉक बना देता हूं। तो यहां पर जो ये ब्लॉक की वैल्यू आई है उसको मैं पीछे से देख करके यहां पर लिख दूंगा। तो देखते हैं यहां पर क्या ब्लॉक आया है बड़ा सा, ठीक है, और यहां पर आउटपुट आपका V0 ही था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये है RCS प्लस 2, यहां पे लिख देता हूं मैं RCS प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, RCS को RCS से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, R स्क्वायर C स्क्वायर S स्क्वायर प्लस, ठीक है, RCS 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 RCS, RCS 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 RCS, तो दोनों का ऐड होकर के क्या हो जाएगा 3 RCS, तो ये हो जाएगा 3 RCS प्लस करने के बाद अब मैं इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कर लेते हैं। जब ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका बेसिकली 2, ठीक है, और जब मैं इसको 1 को इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं 2 और प्लस में बचा है मेरे पास 1। आई थिंक मैंने यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक करी है, वो मैं चेक कर लेता हूं क्या मिस्टेक रह गई है। तो यहां पर मैं आता हूं वापस से इस इक्वेशन को चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, ये दोनों माइनस में थे, ये उधर जाकर के प्लस बनने चाहिए थे, तो यहां पर ये वैल्यू माइनस की नहीं होगी, किसकी होगी, प्लस की होगी। अगर ये वैल्यू मेरी प्लस की होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों उधर जा रही हैं, ये वैल्यू भी मेरी, हाँ बिल्कुल यहीं से प्लस चालू है, देखिए यहीं से मिस्टेक है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस होने की वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस होने की वजह से यहां जो आंसर मेरा आना चाहिए था, यहां जो मेरा आंसर आना चाहिए था वो किस में आता है, बेसिकली प्लस में आता। अगर ये प्लस में आता तो यहां पर जो ये ब्लॉक डायग्राम बनाया था मैंने, ठीक है, ये जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया था यहां पर वो ब्लॉक डायग्राम पे प्लस बनता, और प्लस बनने की वजह से फॉर्मूला ये नहीं बनता, फॉर्मूला आपका यहां पर माइनस आ जाता, GS HS माइनस में आ जाता। अगर ये माइनस में आता, अगर ये माइनस में आता तो यहां पर ये जो वैल्यू थी बेसिकली आपकी ये क्या हो जाती, 1 माइनस GS HS, तो यहां पर इस प्लस की जगह क्या आ जाता, -1 आ जाता। अगर ये -1 होता तो यहां पर इस +1 की जगह क्या हो जाता, -1 हो जाता, और इस -1 की वजह से यहां पर जो ये +1 आ रहा है ये क्या हो जाता, -1। तो फाइनल ये इक्वेशन 2 - 1 होकर के क्या हो जाती, ओनली 1। अब ये आपका फाइनल ब्लॉक डायग्राम बन चुका है। देखिए एक छोटे से माइनस की वजह से कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती थी, जिसको हमने अभी यहां पर देख करके रिजॉल्व कर लिया है। अब ये दोनों क्या है, कैस्केड में है तो मल्टीप्लाई होंगे, तो RCS प्लस 2 से RCS प्लस 2 कट जाएगा, और फाइनल इक्वेशन आपकी यहां पर जो बचेगी ये बचेगी 1 अपॉन R स्क्वायर C स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 3 RCS प्लस 1 इज इक्वल्स टू V0, और यहां पर था आपका VIS और यहां पर था आपका V0S, यहां पर भी आप S लगाएं। तो यहां पर फाइनल ट्रांसफर फंक्शन जो आपका निकला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो ये बनेगा V0 अपॉन VI शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R स्क्वायर C स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 3 RCS प्लस 1। तो ये फाइनल मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन निकला है, जिसको मैं यहां पर ध्यान रखूंगा ताकि मैं आगे आने वाले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकूं। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, जो मैंने आपको बोला था कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं वापस से यहां ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें नोटेशंस ले लेता हूं, जो जो नोटेशंस मुझे चाहिए। तो पहला तो मुझे यहां पर करंट चाहिए I1S, दूसरा मुझे यहां पर वोल्टेज चाहिए दैट इज V1S, तीसरा मुझे यहां करंट चाहिए दैट इज I2, यहां जो करंट फ्लो होगा दैट इज I2S, और यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज होगी ये हो जाएगी V0S। मैंने आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने से पहले ये बोला था कि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आपको उसके नोटेशन को सीक्वेंस में ही रखना है। तो सबसे पहला आपके पास क्या है, VI, देन I1, देन V1, देन I2, देन V0। इसी को मैं प्रॉपर डायग्राम के थ्रू यहां पर बनाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, हर एक जो भी लूप लगे हुए हैं इन सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या निकालने वाला हूं, सबसे पहले मैं यहां पर I1S निकालने वाला हूं। ये जो I1S है ये करंट कैसे निकलता है, इस करंट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, I1S शुड बी इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर मैं नोडल एनालिसिस नहीं लगा रहा हूं जिसमें मैं ये बोलूंगा कि ये सुपीरियर है, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ I1S की बात करता हूं। तो I1S क्या हो जाएगा, VIS माइनस V1S अपॉन R। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है।
दूसरा अब मुझे क्या निकालना है, देखिए ये वेरिएबल आपका इनपुट था, एक ये वेरिएबल निकाल लिया। अब आप V1S की बात करते हैं, V1S मुझे निकालना है, तो V1S की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/CS, लेकिन यहां पर दो करंट मल्टीप्लाई है I1 माइनस I2, तो यहां पर हो जाएगा I1S माइनस I2S। सेकेंड इक्वेशन हो गई आपके पास ये। थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, I2S निकालते हैं। तो I2S जब मुझे निकालना होगा तो I2S के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, V1 माइनस में V0, V1S माइनस V0S शुड बी अपॉन डिवाइडेड बाय R। सिमिलरली जब मैं V0S की बात करूंगा, यहां पे चौथा वेरिएबल देखिए, पहला हो गया इनपुट, दूसरा हो गया I1, मतलब फर्स्ट हो गया I1, दूसरा हो गया V1, तीसरा हो गया I2 और चौथा हो गया V0। तो V0S को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 1/CS, जो कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई है I2 करंट के साथ, तो ये बन जाएगा I2S के साथ मल्टीप्लाई। अब इन चारों इक्वेशंस को मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करता हूं। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहां वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। 1 2, पहला वेरिएबल मेरा क्या है VIS, दूसरा वेरिएबल मेरे पास क्या है I1S, तीसरा क्या है V1S, चौथा मेरे पास जो नोड है वो था मेरे पास I2S का, ठीक है, और लास्ट है जो मेरे पास ये है दैट इज V0S। तो यहां पर मैंने 5 वेरिएबल्स ले लिए हैं। इस क्वेश्चन में कितने थे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वेरिएबल। अब इसके थ्रू उसको बनाते हैं। देखिए I1S चाहिए आपको, I1S के लिए क्या करना पड़ेगा, VIS से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है 1/R, इसको भूल जाओ। VIS से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है 1/R, और कौन बना रहा है I1 बना रहा है। तो अगर मैं VI को R से 1/R से मल्टीप्लाई कर दूं तो I1 बन जाता है। देख लेते हैं कैसे बनता है। मतलब VIS को अगर मैं 1/R से मल्टीप्लाई कर दूं तो कौन बन जाता है I1S बन जाता है। पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, ये मेरी पहली इक्वेशन यहां पर बन चुकी है, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, I1 और कैसे बन सकता है, I1 बन सकता है अगर मैं V1S को -1/R से मल्टीप्लाई कर दूं। अब इसको भूल जाओ, V1S को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो I1S बनता है। तो चलिए देख लेते हैं I1S का ये रहा। अगर V1S को ये इस तरीके से लेकर मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं 1/R से मल्टीप्लाई करता हूं, उल्टा लाना है ना कि V1S को -1/R से मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया मैंने I1S बना दिया। ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पे आ जाओ, V1S पे आ जाओ। V1S कैसे बना, I1S को मल्टीप्लाई करो 1/CS से, I1S को 1/CS से मल्टीप्लाई करो V1 बन जाता है। तो I1S को 1/CS से मल्टीप्लाई करो, 1/CS से मल्टीप्लाई करो तो V1 बन जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, I1S को 1/CS से मल्टीप्लाई करा V1 बन गया, ठीक है। ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई पहली वाली। सेकंड पे आ जाओ, अगर मुझे V1S वापस चाहिए तो मुझे क्या करने का, I2 को मल्टीप्लाई करना है -1/CS से। I2 को ये -1/CS से मल्टीप्लाई करते हैं तो V1S मेरे पास यहां पर मिल जाता है। तो ये इक्वेशन भी मैंने सेटिस्फाई करा के पूरी कर दी। नेक्स्ट आ जाओ I2 कैसे बनता है, V1S को 1/R से मल्टीप्लाई कर दो। I2 कैसे बनता है, V1S को इस तरीके से 1/R से मिला करके मल्टीप्लाई कर करके बना देंगे। बना दिया जी। यहां पर आ जाइए, ये V0S है, V0S को अगर मैं -1/R से मल्टीप्लाई करके तो I2 बनता है। I2 बनता है V0 को -1/R से। I2 ये रहा, V0 को इस तरीके से लाओ और -1/R कर दो, कर दिया यहां पर भी। लास्ट में आ जाओ, ये कंप्लीट कर लिया मैंने, हाँ जी कंप्लीट कर लिया मैंने, ठीक है। यहां आ जाओ V0S कैसे बना, I2 को 1/CS से मल्टीप्लाई करके, I2 को इस तरीके से 1/CS से मल्टीप्लाई करके V0 बन गया। मैंने आपको बनाया था, आउटपुट को आप आगे भी खिसका सकते हैं, तो ये V0S बन गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर डायग्राम का मतलब जो हमारा क्वेश्चन था उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ यहां पर बन चुका है। सिग्नल फ्लो ग्राफ ये बन चुका है। यहां पर मुझे फॉरवर्ड पाथ फाइंड आउट करना है, तो यहां से चालू करो, ये इनपुट है वो आउटपुट है, 1/R 1/CS 1/R 1/CS, ये तो तीनों वापस आ रहे हैं, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। तो फॉरवर्ड पाथ मेरा P1 हो गया, क्या हो गया 1/R 1/CS, सब मल्टीप्लाई में रहता है ना, 1/R 1/CS। तो मैं फॉरवर्ड पाथ P1 को बोल सकता हूं 1/R स्क्वायर CC स्क्वायर और S स्क्वायर, R स्क्वायर C स्क्वायर S स्क्वायर। फॉरवर्ड पाथ एक ही है, बिल्कुल एक ही है। तो डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 1 होता है 1 माइनस में ऐसे लूप जो इस फॉरवर्ड पाथ में ना आ रहे हो। लूप तो है, पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, लेकिन ये सारे के सारे फॉरवर्ड पाथ में आ रहे हैं, तो माइनस में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 0, ठीक है। सिमिलरली फाइंड आउट करते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या था, डेल्टा का फॉर्मूला था 1 माइनस में, 1 माइनस क्या, 1 माइनस में सारे के सारे लूप्स, क्या क्या लूप्स हैं, एक तो ये लूप है -1/R इंटू 1/CS। तो इस लूप का गेन क्या हो गया आपके पास, अलग पेन ले लेता हूं मैं, चलो यहां पर, इस लूप का गेन हो गया -1/RCS। सिमिलरली इस लूप का गेन क्या हो गया आपके पास, वही -1/RCS, ये 1/R है, ये 1/CS है। इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा -1/RCS, ठीक है।
तो इन तीनों लूप्स का मुझे क्या कर देना है, यहां पर सम कर देना है। तो -1/RCS 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 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस। प्लस के बाद मैंने आपको बोला था टू नॉन टचिंग लूप का गेन यहां पर निकालें। तो टू नॉन टचिंग लूप कौन कौन से अगर हैं तो पहला लूप तो ये है L1, दूसरा लूप है L2, तीसरा लूप है L3। तो L1 और L3 दोनों क्या है, नॉन टचिंग लूप हैं, आपस में कोई भी नोड इनका रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इनका लूप का गेन निकालना चाहूं L1 और L3 का, तो मैंने क्या बोला था, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, -1/RCS, ये क्या है, -1/RCS। तो क्या बन जाएगा, -1/RCS -1/RCS। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/R² C² S²। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा प्लस R² C² S²। ये हो गया फाइनल डेल्टा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा। इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं अपन। डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 माइनस में अगर मैं RCS को कॉमन ले लेता तो 3 बनता है यहां पर, तो ये बन जाएगा 3/RCS एंड प्लस 1/R² C² S²। तो फाइनल डेल्टा मेरे पास बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस 3/RCS प्लस 1/R² C² S²। अब मैं यहां पर R² C² LCM भी ले लेता हूं। R² C² S² मैंने क्या ले लिया, LCM ले लिया। यहां पर कुछ है नहीं तो यही सेम आ जाएगा, R² C² S²। यहां पर RCS है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में 3RCS और प्लस 1 ओनली। तो ये मेरे पास हो गया डेल्टा। अब मैं लगाता हूं मैसन्स गेन फॉर्मूला। मैसन्स गेन फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपको C/R या फिर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, P1 डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा, अगर एक ही फॉरवर्ड पाथ है तो P1 क्या निकला था, देखिए P1 मेरा निकला था ये रहा 1/R² C² S²। तो ये बन जाएगा 1/R² C² S² इनटू डेल्टा। डेल्टा मेरा क्या निकला था, 1, ओनली 1, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ के अंदर इसमें सिर्फ लूप फॉरवर्ड पाथ में ही आ रहे थे सारे के सारे, इनटू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, R² C² S², R² C² S² प्लस 3RCS प्लस 1/R² C² S² प्लस 1/R² C² एंड S²। इससे ये कैंसिल आउट होता है। तो फाइनल जो आपका C/R यहां पर आकर के बनता है, दैट इज 1/R² C² S² प्लस 3RCS प्लस 1। तो ये फाइनल आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। चलिए चेक करते हैं कि ये ट्रांसफर फंक्शन जो पहले हमने ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन निकाला था उसके जैसा सेम है या नहीं। तो ये ध्यान करेंगे, 1/R² C² S² प्लस 3RCS प्लस 1। बैक आते हैं और एक बार बैक आना पड़ेगा, इस पे मैंने स्टार मार्क बनाया हुआ था। तो ये ट्रांसफर फंक्शन मेरा क्या है, 1/R² C² S² प्लस 3RCS प्लस 1। जो मैंने देखा कि जो मैंने ब्लॉक डायग्राम से निकाला सेम मैंने यहां पर सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी निकाल लिया। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी मैंने यहां पर निकाल लिया। ये रहा आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू सॉल्व करता हूं और आज की क्लास को हम यहां पर रोक देंगे। ठीक है, ताकि आगे नेक्स्ट वाली क्लासेस में हम और चीजें पढ़ सकें। देखिए ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसमें सबसे पहले मैं वेरिएबल्स को मान लेता हूं, कौन कौन से वेरिएबल्स मुझे चाहिए। तो मैं इसको केवीएल से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मुझे यहां पर चाहिए I1t के बाद मुझे चाहिए यहाँ पर I2t। केवीएल से सॉल्व करने के लिए उस नोड को मारने की जरूरत नहीं है। और एक मेरा हो गया V0 और एक हो गया मेरा VI। ठीक है, VI, I1, I2 और V0, ये 4 वेरिएबल से लेकर के अब मैं इसे सॉल्व करूंगा केवीएल के थ्रू। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लूप के अंदर केवीएल लगा लेता हूं। पहले लूप में केवीएल लगाना है। केवीएल पता ही है आपको क्या होता है, तो केवीएल हो जाएगा VIS शुड बी इक्वल्स टू, या S ना लेकर यहाँ पर T लिख सकते हैं, नीचे जब सॉल्व करेंगे तो हम उसको S लेकर के चलेंगे। VIS शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, R को मल्टीप्लाई कर दो I1 के साथ, या फिर एक बात बोल सकता हूं कि R प्लस 1/CS को तो आप मल्टीप्लाई कर दो I1S के साथ। ठीक है, और माइनस में कर दो ये वाली चीज, -1/CS I2S। ये मैंने कैसे करा, वही चीज है यार। अगर मैं R को 1/I से मल्टीप्लाई करता, या फिर मैं ये बोलता कि 1/CS को मैं 1/I1 माइनस I2 करता, तो मैं यही इक्वेशन निकालता। अब मैं यहां से बेसिकली क्या निकालने वाला हूं, I1 की वैल्यू। इसको सॉल्व करके I1 की वैल्यू निकालता हूं। तो I1 सिर्फ यहां पर है, इसको मैं ले लेता हूं इधर, उसको भेज देता हूं इधर। तो ये बन जाएगा मेरे पास R प्लस 1/CS मल्टीप्लाइड विद I1S इज इक्वल्स टू VIS प्लस 1/CS इंटू I2S। यहां पर मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो बन जाएगा RCS प्लस 1/CS। ये बन जाएगा RCS प्लस 1/CS इंटू I1S इज इक्वल्स टू
वी आई एस प्लस 1 अपॉन सी एस इंटू आई टू एस। अब मैं इस आर सी एस प्लस 1 अपॉन सी एस को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास फाइनल आई वन एस आ जाएगा जो मुझे यहां पर चाहिए। तो आई वन एस शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए वी आई एस को मल्टीप्लाई कर दूं सी एस अपॉन आर सी एस प्लस 1 से, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई था आर सी एस प्लस 1 अपॉन सी एस, तो मैंने उल्टा वहां भेज दिया। प्लस 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 1 अपॉन सी एस इंटू था आई टू एस के साथ, तो यहां पर बनेगा आपका आई टू एस और मल्टीप्लाई हो जाएगा सी एस अपॉन आर सी एस प्लस 1। तो इस सी एस से ये सी एस कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनल आपकी इक्वेशन आई वन एस के साथ आपको मिलती है वी वन एस सी एस अपॉन आर सी एस प्लस 1 प्लस आई टू एस के साथ मल्टीप्लाई होता है 1 अपॉन आर सी एस प्लस 1। इस इक्वेशन का यूज हम करेंगे, तो इसको मैं ब्लॉक में बंद कर देता हूं। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली चलते हैं पीछे। ठीक है, यहां पीछे चलिए, अब आप मुझे निकाल के दिखाइए, यहां केवीएल लगाया, अब यहां केवीएल लगाते हैं। यहां केवीएल में सबसे पहले कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई टू किसके साथ, सी आर और सी के साथ। तो मैं इसमें बोल सकता हूं कि 1 अपॉन सी एस प्लस आर प्लस 1 अपॉन सी एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था आपका आई टू एस। अब यहां पर देखिए कौन कौन डबल हुआ, यहां पे तो सिंगल करंट है, यहां पे सिंगल करंट है, यहां पे सिंगल करंट नहीं था, यहां पर क्या था, एक्स्ट्रा में एक करंट और था आई वन, तो इसको आप माइनस कर दीजिए, तो बन जाएगा 1 अपॉन सी एस इंटू आई वन एस इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आई टू निकाल लीजिए, बहुत सही, आई टू निकला ही हुआ है, उधर ही भेजना है। तो पहले यहां एलसीएम ले लेते हैं अपन। यहां पर मैं क्या करता हूं, सी एस को ले लेता हूं, एलसीएम तो बचेगा 1 प्लस आर सी एस प्लस 1 इंटू आई टू एस, और इसको भेज दो उधर, तो क्या बच जाएगा यहां पर 1 अपॉन सी एस आई वन एस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सी एस से यहां सी एस कैंसिल आउट हुआ, तो आई टू एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आई टू एस इज इक्वल्स टू आई वन एस, और ये सारी चीज उधर जानी है डिवाइड में, तो ये है आर सी एस प्लस 2, अपॉन में चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन आर सी एस प्लस 2 के साथ। इसको भी मैं ब्लॉक में बंद कर देता हूं, क्योंकि इसको भी मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। थर्ड इक्वेशन पे आइए, तीसरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने यहां केवीएल लगा लिया, यहां केवीएल लगा लिया, यहां पे भी तो वोल्टेज निकलेगी, तो यहां पर आपको वी नॉट निकालना है। तो यहां पर वी नॉट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसके साथ फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी एस इंटू आई टू। तो यहां पर मैं बना देता हूं वी नॉट एस शुड बी इक्वल्स टू, हो जाना चाहिए था 1 अपॉन सी एस इंटू आई टू एस। ये मेरे पास हो गई यहां पर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको भी मैं ब्लॉक के अंदर बंद कर देता हूं। अब मैं बनाने वाला हूं इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं नोड डिफाइन कर देता हूं। तो नोड्स हो गई मेरे पास, सबसे पहले I1S था, ठीक है, सेकेंड नोड था मेरे पास क्या, सॉरी ये VIS था, सेकेंड था फर्स्ट करंट, थर्ड था सेकेंड करंट, एंड फोर्थ वन था मेरा आउटपुट वोल्टेज। चलिए बनाते हैं इसको तीनों ब्लॉक्स के थ्रू। पहला ब्लॉक मेरा ये है, पहला ब्लॉक बोलता है कि I1S आपको चाहिए, उसके लिए आपको VI को मल्टीप्लाई करना है CS अपॉन RCS प्लस 1 से। VI को मल्टीप्लाई करना है CS अपॉन RCS प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा आपका CS अपॉन RCS प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर के आपको क्या बन गया, I1 बन गया। ये रहा I1, इससे मल्टीप्लाई होकर के यहां पर मुझे क्या करना है, I2 को मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन RCS प्लस 1 से, जिससे मुझे I1 मिल जाए। तो मैं यहां कर देता हूं मल्टीप्लाई, ये लीजिए, ये मैंने कर दिया यहां पर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन RCS प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, ये वाला मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट ये था, अगर मैं I1 को 1 अपॉन RCS प्लस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो I2 मिलता है। I1 को मल्टीप्लाई करना है, I1 को मल्टीप्लाई करना है, I2 लाना है। अब गेन क्या था, 1 अपॉन RCS प्लस 2, यहां हो जाएगा 1 अपॉन RCS प्लस 2। सिमिलरली ये कंप्लीट कर लिया, लास्ट है V0 मिलता है I2 को 1 अपॉन CS से मल्टीप्लाई करके। I2 को अगर मैं 1 अपॉन CS से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, V0 मिल जाता है। तो ये फाइनल आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया, उसी क्वेश्चन का सेम टू सेम, लेकिन ये क्या है, लुकिंग इसके डिफरेंट है। तो यहां पर भी हम निकाल लेते हैं फटाफट। फॉरवर्ड पाथ क्या है, एक तो ये है, एक ये है, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। CS अपॉन RCS प्लस 1 इंटू 1 अपॉन RCS प्लस 2 इंटू 1 अपॉन CS। CS से तो CS कैंसिल आउट हो गया, बहुत अच्छी बात, ये CS से ये CS कैंसिल आउट हो गया, तो फॉरवर्ड पाथ आपका सिर्फ और सिर्फ बचा RCS प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद RCS प्लस 2।
ठीक है, एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, अगर ये कट रहा होगा तो ऐसे यूज करेंगे, नहीं कट रहा होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करके यूज करेंगे, तो ये बच जाएगा मेरे पास 1 अपॉन, ये आ जाएगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 RCS प्लस 1 RCS, दैट इज 3 RCS एंड प्लस 2। तो एक तो मैं फॉरवर्ड पाथ इसको यूज करने वाला हूं अगली इक्वेशंस के अंदर। अब मैं स्टार्ट करता हूं डेल्टा 1 के लिए, तो डेल्टा 1 मेरा क्या होता है, 1 माइनस में जो भी लूप इस फॉरवर्ड पाथ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आने वालों को मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये है लूप लेकिन फॉरवर्ड पाथ में आ रहा है तो मैं इसे कैलकुलेट नहीं करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0। सेकंड मैं ये डेल्टा 1 यूज करने वाला हूं, लास्ट इज डेल्टा दैट इज 1 माइनस में ओवरऑल लूप्स, कौन कौन से लूप है, ये पहला लूप आ रहा है, इसको ले लो आप, ये हो जाएगा 1 अपॉन RCS प्लस 1 इंटू 1 अपॉन RCS प्लस 2, इसको ले लेता हूं 1 अपॉन RCS प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन RCS प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 नॉन टचिंग लूप्स अगर है तो, लूप ही एक है, 2 नॉन टचिंग लूप के तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर अब मेरे पास जो C बाई R या ट्रांसफर फंक्शन निकलने वाला है उसकी वैल्यू होती है P1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, यहां पर मेरे पास P1 क्या निकला, व्हाट शुड P1 1 अपॉन RCS प्लस 1 1 अपॉन RCS प्लस 2, ये निकल गया 1 अपॉन RCS प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन RCS प्लस 2 इनटू क्या आ जाएगा डेल्टा 1 मेरे पास 1 ही है, ओवरऑल डेल्टा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन RCS, ये है 1 माइनस में 1 अपॉन RCS प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन RCS प्लस 2। अब मुझे इसको बस सॉल्व करना है, तो फाइनल मेरे पास यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन निकल करके आ जाएगा जिसको मैं बोलता हूँ C बाई R या फिर आउटपुट अपॉन इनपुट, तो V नॉट एस डिवाइडेड बाई VI एस, आप कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, मल्टीप्लाई में ही रहने देते हैं क्योंकि नीचे कटने वाली है वैल्यू 1 अपॉन RCS प्लस 1 इंटू RCS प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पर वो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RCS प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद RCS प्लस 2 माइनस 1 अपॉन RCS प्लस 1 एंड RCS प्लस 2, RCS प्लस 1 RCS प्लस 1 RCS प्लस 2 सब कट गया आपस में, तो मेरे पास यहाँ पर फाइनल जो ट्रांसफर फंक्शन आया वो बचा 1 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो R स्क्वायर C स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर 1R स्क्वायर 3R स्क्वायर और सॉरी 3RCS 2 और 1 प्लस 2 एंड माइनस का 1, तो ट्रांसफर फंक्शन फाइनली हो गया मेरे पास 1 अपॉन R स्क्वायर C स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 3RCS प्लस 1। तो फाइनल मैंने देखा कि यहां पर जो ट्रांसफर फंक्शन आया वो भी वही आया जो पहले दो क्वेश्चंस में था कि 1 अपॉन R स्क्वायर C स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 3RCS प्लस 1। तो ये क्वेश्चन मैंने इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू सॉल्व किया, ठीक है, जिसका ट्रांसफर फंक्शन आपने देखा, इसका ट्रांसफर फंक्शन भी आप देखेंगे, इस वाले का ट्रांसफर फंक्शन जो कि मैंने सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू सॉल्व किया था इस वाले ग्राफ के थ्रू, और एक मैंने जो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू सॉल्व किया, ठीक है, उसका ट्रांसफर फंक्शन भी एग्जैक्टली सेम आया था। तो यहां पर मैंने आपको यह समझा दिया है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ से सॉल्व कर लो या ब्लॉक डायग्राम से सॉल्व कर लो, सबका ट्रांसफर फंक्शन सेम आएगा लेकिन वो यूनिक नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स। आज के लिए थैंक यू।